Hey guys, welcome back to our channel विज्ञान शाला। अब आई होप आप लोगों ने प्रीवियस जितने भी वीडियोस थे रिगार्डिंग टू मैथमेटिकल टूल्स देख लिए होंगे। आज का हमारा चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड का। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो जो टॉपिक्स मैं बोल रहा हूँ आप उनको कर लीजिएगा। उसमें से एक दो क्वेश्चन बन सकता है। अगर न्यूमेरिकल आता है तो 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, न्यूमेरिकल नहीं आता तो 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं हम हमारा पहला चैप्टर फिजिक्स का 11th क्लास का। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे नेचर में कुछ फंडामेंटल फोर्सेस काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है वीक न्यूक्लियर फोर्स, तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और चौथा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आइए हम एक एक करके सारे फोर्सेस को समझते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स इतना वीक होता है जिसके कारण हमें नजर नहीं आता वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं, और ये हमें तभी नजर आएगा जब हमारा एक ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होगा और एक ऑब्जेक्ट जब बहुत बड़ा होता है अर्थ के मास के बराबर। एग्जाम्पल मैं देता हूं कि ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है यूनिवर्स का। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स को कभी भी ओवरकम कर सकते हो। लाइक ये जो किताब पड़ी है टेबल पे, आपको ये दिख रही होगी कि ये टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। इस पे क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है? हाँ जी लग रहा है। किस साइड लग रहा है? सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ लग रहा है। और ये बुक सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ मूव नहीं कर पा रही क्योंकि इस टेबल ने इसको रोका हुआ है। अब मैं अगर इसको उठाता हूं तो मैं इजिली इसको टेबल के ऊपर से ऊपर की तरफ उठा सकता हूं। तो यहाँ पे मेरा मस्कुलर फोर्स जो है वो ग्रेविटेशन फोर्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। इसीलिए हम ग्रेविटेशन फोर्स को सबसे वीकेस्ट फॉर्म ऑफ फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट फोर्स जो हम एक्सप्लेन करेंगे वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्चुअली जब हम देखते हैं कि बीटा डीके होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट लाइक कार्बन 14 का, उस कंडीशन में इसमें दो तरह के डीके होते हैं। एक नेगेटिव बीटा डीके होता है और एक पॉजिटिव बीटा डीके होता है। और ये जो है फोर्स 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। आप खुद देखिए कि इतना वीक फोर्स भी ग्रेविटेशन फोर्स से स्ट्रॉन्ग है। कार्बन 14 की अगर हम बात करें तो इसमें अगर देखा जाए तो 8 न्यूट्रॉन्स हैं और 6 प्रोटॉन हैं, जिसके कारण इसका मास 14 है। एटम अनस्टेबल है। अब हमने चेक किया कि जैसे इसमें माइनस बीटा डीके हुआ तो जो हमारा 8 न्यूट्रॉन था वो 7 न्यूट्रॉन कम हो गया, तो न्यूट्रॉन की वैल्यू जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट होगी, यानी कि प्रोटॉन में कन्वर्जन हुआ न्यूट्रॉन का। तो इसीलिए हम इसको माइनस बीटा डीके कहते हैं। इसके साथ साथ दो पार्टिकल्स और आते हैं जिनको हम एंटी न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर देखा जाए तो इस कंडीशन में नाइट्रोजन जो है फॉर्मेशन हुई है और वो एक स्टेबल एटम्स की फॉर्म में यहाँ पे एग्जिस्ट करने लगा है। क्या चार्जेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे चार्जेस कंजर्व्ड है। अगर हम चार्जेस की बात करें तो चार्जेस में अगर हम देख रहे हैं तो एंटी न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि चार्जेस को कंजर्व करते हैं। प्लस बीटा डीके का तो कार्बन 10 को अगर हम लेते हैं तो जिसमें 6 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन है। अब आप यहाँ खुद देखिएगा कि एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, जिसके कारण इसका फॉर्मेशन किसका हो रहा है? बोरोन का फॉर्मेशन हो रहा है, और जो कि एक स्टेबल एटम है। उसके साथ साथ न्यूट्रिनो प्लस पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि इसको चार्ज को कंजर्व करेंगे। वीक न्यूक्लियर फोर्स है, दैट्स वाई ये आराम से डीके हो पाता है। अगर ये स्ट्रांग होता तो हमें शायद से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता क्या है? दो डिफरेंट वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट देखा हो, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि एक नेल के चारों तरफ अगर हम कोई कॉपर कॉइल लपेट दें, ऐसे करके हम लोग कॉपर कॉइल लपेटते थे, याद है आप लोगों को? आई थिंक इस तरीके से हमने कॉपर कॉइल को लपेटा और उसमें एक बैटरी लगा दी, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। अब इस वायर से क्या होता था? चार्ज फ्लो करता था। जब चार्ज फ्लो होता था तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता था जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस्ड करता था। मैक्सवेल का याद होगा आपको, छोटी क्लासेस में मैक्सवेल का आपने सिद्धांत पढ़ा था। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हुई इलेक्ट्रिक करंट के कारण, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूं तो ये 10⁻36 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। अब फाइनल जो आता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो होता है वो होता है न्यूक्लियर फोर्स। अब ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला फोर्स होता है,
जो कि उसको बाइंड रखता है न्यूक्लियाई के बीच में। शॉर्ट रेंज में ये काम करता है 10⁻⁻14 मीटर में, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, अगर हम कंपैरिजन करें तो ये 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, और इसका नेचर हमेशा अट्रैक्टिव होता है। तो ये 4 तरह की हमने फोर्सेस बताए हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा क्योंकि इनमें से कुछ भी आपके एग्जाम में आ सकता है। और जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है, जो मैंने बोला कि अगर न्यूमेरिकल आता है या कुछ पूछा जाता है आपसे, तो वो होता है पैरेलैक्स मेथड। अब पैरेलैक्स मेथड को समझने के लिए आपको सिंपल सा एक चीज समझनी होगी यहाँ पे। एक्चुअली लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए जिस मेथड का हम यूज करते हैं उसको हम पैरेलैक्स मेथड कहते हैं। पैरेलैक्स मेथड एक्चुअली काम कैसे करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे डायग्राम बनाया गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको हम अगर 2 डिफरेंट पोजीशन से देखें, राइट, ए और बी से, मान लीजिए मैंने इसको पहले ए से देखा, फिर मैंने बी से देखा, तो मुझे ये ऑब्जेक्ट डिफरेंट पोजीशन में शिफ्ट होता नजर आएगा। अब वो जो शिफ्ट हो रहा है वो किस एंगल से हो रहा है, थीटा एंगल से शिफ्ट हो रहा है, और ए और बी के बीच में डिस्टेंस जो है वो मान लीजिए बी है। तो अगर मुझे थीटा निकालना है यानी एंगल निकालना है, तो आर्क अपॉन रेडियस होता है ए बी अपॉन, इसको ओ मान लेता हूं, सेंट्रल ओ ए, ठीक है। तो बी इसका वैल्यू हमने ले ली डी, तो बी अपॉन डी हमारे पास इसकी वैल्यू आती है थीटा की। अब यहां से मुझे अगर डिस्टेंस डी निकालना है तो सिंपल सा है कि बी बाई थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से हम लार्ज डिस्टेंसेस होते हैं उनकी वैल्यू को मेजर करते हैं। अब फिनोमेना ऑफ पैरेलैक्स को अगर समझना है तो मान लीजिए एक बोतल पड़ी है और हम साइडवेज में दोनों आंखों से उसको देखते हैं। जब मैं लेफ्ट आई पे हाथ रखता हूं तो मुझे ये बोतल थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ मूव करते नजर आती है। जब मैं राइट आईज पे हाथ रखता हूं तो ये बोतल मुझे थोड़ा राइट तरफ मूव करते हुए नजर आती है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं पैरेलैक्स। क्लियर? अब आइए हम समझते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस या लार्ज डिस्टेंस को किस तरीके से नापा जाता है। अगर अर्थ के सरफेस पे मैं डिफरेंट 2 पोजीशन से किसी प्लैनेट को देखता हूं, एक मैंने ए से देखा और एक मैंने बी से देखा, तो मेरा एपरेंट शिफ्ट कितना हुआ, ए से बी तक, और जो एंगल फॉर्म हुआ वो हुआ थीटा। तो मुझे अगर थीटा कैलकुलेट करना है तो आर्क अपॉन रेडियस होता है फॉर्मूला, आप सबको मालूम होगा, आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे आर्क की वैल्यू कितनी है, मान लीजिए बी है, और रेडियस इसका मैं कैपिटल आर ले लेता हूं, तो क्या हो गया, आर्क बी अपॉन आर हो गया। अब मुझे अगर आर की वैल्यू निकालनी है तो आर इक्वल टू बी अपॉन थीटा हो जाएगा। इस तरीके से मैं आर की वैल्यू, जो कि डिस्टेंस है बिटवीन द प्लैनेट एंड द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसको कैलकुलेट कर सकता हूं पैरेलैक्स मेथड से। आइए अब हम समझते हैं कुछ एंगल कैलकुलेट करने के तरीके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दूंगा आने वाले वीडियोस में, जिसको आप में सॉल्व करने के लिए आपको ये चीज यूज करनी होगी। हम लोग मिनट्स, सेकंड्स एंड डिग्रीज में एंगल को नाप सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे सिंपल सा दिया हुआ है 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, रेडियन की फॉर्म में दिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ से बोलूं 1 डिग्री निकालना है मुझे, तो सिंपल सा है, 1 डिग्री मैंने यहाँ लिखा और 360 कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिवाइड करना है 2 पाई 360 से। और पाई की वैल्यू यहाँ पे आपको रखनी है, पाई इज इक्वल टू, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, 3.14। ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, फिक्स्ड है, तो पाई की वैल्यू 3.14 रखिएगा। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6.28, और 6.28 को हमको किससे डिवाइड करना है, 360 से। तो जो 360 से आप डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 0.0174446, ऐसे समथिंग कुछ आएगी। तो जब हम राउंड ऑफ करेंगे और इस डेसिमल को शिफ्ट करेंगे 2 पॉइंट्स राइट हैंड साइड की तरफ, तो ये 10 की पावर -2 बन जाता है, राइट। 1.745 10 की पावर -2 आ जाएगा। फिर आता है 1 डिग्री के बाद मिनट की वैल्यू को कैलकुलेट करना। तो जो वैल्यू हमने 1 डिग्री में निकाली है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स होता है ना। 1.745 इंटू 10 की पावर -2 को हमको डिवाइड करना है 60 से। जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 मिनट की वैल्यू जो जाएगी 2.908 इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा। -2 से क्या हो गया, -4 हो गया, 2.91 अप्रॉक्स मानी जाती है। अब नेक्स्ट अगर हम और आगे चलते हैं, अब मुझे चाहिए 1 सेकेंड की, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, और 1 सेकेंड इक्वल टू हो जाएगा 2.908 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाई 60 करेंगे हम, ये वैल्यू आएगी हमारे पास 4.85 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन। तो ये जो कैलकुलेशंस है ये हमें आने वाले कुछ न्यूमेरिकल्स में यूज करनी है, दैट्स व्हाई मैंने
आपको यहाँ पे समझाया है, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा और डायरेक्ट यूज कीजिएगा। बार बार आपको ये टोटल कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। अब फाइनली हम आते हैं लास्ट टॉपिक में इस चैप्टर के, जो कि है हमारा प्लेन एंगल, ठीक है, एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में फर्क क्या है कि अगर हम कागज पे कोई एंगल ड्रॉ करते हैं, इट इज नोन एज प्लेन एंगल, उसको हम रेडियन में नापते हैं। किसमें? रेडियन। उसकी वैल्यू क्या है? रेडियन है। अगर सिमिलरली मैं कोई सॉलिड एंगल यानी कि स्फेयर का कोई एंगल कैलकुलेट करना चाहूं, तो मैंने मान लीजिए उस स्फेयर में से कोई पार्ट काटा, लाइक आपने देखा होगा को बेचने वाला काट के देता है, ऊपर से स्क्वायर काटता है और डीप में एक सेंटर में पूरा कट करता है, राइट? इस तरीके से जब वो डीप में कट करता है तो बीच में एक सॉलिड एंगल बनता है, इसी को हम सॉलिड एंगल कहते हैं और इसको नापा जाता है स्टेरेडियन में। तो ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। आई होप ये चैप्टर आपको इजी लगा होगा, तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरीके के कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट्स कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मुझे लिख के भेजिएगा। अगर कोई डाउट होता है आपको, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और उसके अलावा तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, समझते रहिए, समझाते रहिए। थैंक यू।